हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम कवर अप कर रहे हैं और अब तक के तीनों सब्जेक्ट के हमारी जो सोशल साइंस की क्लास 6 की जो एनसीईआरटी के जो 3 सब्जेक्ट हैं, आवर पास्ट, द अर्थ आवर हैबिटेट यानी ज्योग्राफी का पार्ट, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी पॉलिटी, इन तीनों के चैप्टर 4 जो है वो चैप्टर 4 तक सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं। और आज हम चैप्टर 5 करेंगे जो हमारी आवर पास्ट यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, साम्राज्य, राजा और जो शुरुआती गणतंत्र की बात हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर को हम जो है वो कई पार्ट में या 2 पार्ट में मैक्सिमम जो है वो कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं रखना है इसीलिए। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 4 में, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, हमने चैप्टर करा था और उसमें हमने बहुत कुछ देखा था। जो भी हमें एविडेंसेस मिले थे, जो भी हमें चीज़ें मिली गई थी, हमने उनमें ये पढ़ा था कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उनसे कुछ एनालिसिस निकाले थे। उनमें बहुत सी जगहें हमने देखी थी, बुर्दगांव देखा था, इमाम गांव देखा था, अर्ली विलेजेस देखे थे, मीसोलिथिक, और हमने मेगालिथिक नाम के पत्थर देखे थे। उसके अलावा हमने मेगालिथिक की हमने इमेजेस भी देखी थी जिसमें बताया गया था कि उसमें कुछ पैसेज बना रखे थे जिसके के थ्रू जो है वो आने वाली जनरेशन्स को उसमें वहाँ पर बरी करा जाए, दफनाया जा सके। ऐसे हमें बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं हमें अंडरग्राउंड पर भी, यानी कि सरफेस के नीचे भी मिलते हैं और ऊपर सरफेस के ऊपर भी हमें मिलते हैं। और उनके लिए उन जगहों को, और राजा के बारे में हमने पढ़ा था कि उनको उन्होंने जो मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनको जो है वो उसके लिए रिसोर्सेज किस तरीके से जो है वो अरेंज किए जाते थे, ये सब बातें हमने उसमें पढ़ी थी। हमने कुछ बरियल्स भी देखे थे जो हमें बताते थे कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी जो है वो दफना दिया जाता था, हमें उनके स्केलेटन्स मिले हैं। और हमने जो था, और पीछे अगर हम चैप्टर में जाएँ तो हमने एक ख़ास बात ये पढ़ी थी कि तो गंगा के जो ईस्टर्न एरियाज़ थे जो कि मगध एम्पायर के नाम में जाने जाते हैं, जो कि बिहार में आता है, उसके बारे में भी हमने थोड़ा सा पीछे पढ़ा था कई चैप्टर्स में। आज जो हम पढ़ेंगे वो उसी चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि साम्राज्यों की स्थापना कैसे हुई, राजा कैसे लोग बनने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे कैसे हमारा जो है ये गणतंत्र आने लगा, यानी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होने लगा। पहले हमने ये भी देखा था कि सिटीज़ नहीं थी, जो राजा अपने आप को डिक्लेयर करते थे उनकी कोई सिटीज़ नहीं थी, उनका कोई जो था रेगुलर आर्मी नहीं थी, उनका कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। तो हमने ये सब बीच में पिछले के चैप्टर्स में पढ़ा था। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो थे वो राजा बनने लगे, लोग रूलर कैसे बनने लगे, आदमियों ने मतलब इंसानों ने अपने आप को राजा कैसे घोषित कर लिया है, इस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्ट होती है एक इलेक्शन से, यानी कि चुनाव के दिन की बात से चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें एक लड़का है शंकर नाम का। वो देखता है अपने दादा दादी को कि वो तैयार हैं और वोट करने के लिए जाने वाले हैं। उसने, क्योंकि उनके दादा जो थे वो जल्दी से जल्द पहुंचना चाहते थे पोलिंग बूथ पे, भीड़ की वजह से जल्दी से जल्दी अपना वोट देकर वो आना चाहते थे। तो शंकरन जो है वो ये सोच रहा है कि ये इतना एक्साइटेड क्यों है, दादा दादी जो है वो एक्साइटेड क्यों हैं। तो सम वॉट इम्पेशेंटली इस दादा ने जो है वो उसके एक्सप्लेन किया कि आज जो है वो हम अपना रूलर चुनेंगे, यानी आज हम जो है वो अपना एक शासक चुनेंगे। अब शंकरन के दिमाग में आया कि रूलर कैसे चुने जाते हैं। ये इलेक्शन डे की बात जो हम कर रहे हैं ना, ये आज के कंसेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं। यानी आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो हमारे देश में चुनाव होते हैं। हमारे देश में जो पहले चुनाव हुए थे, पहला चुनाव जो हुआ था वो 1951 और 52 के आसपास हमारे ये डेट मानी जाती है कि इस समय इलेक्शंस हुए थे। तो उसी हिसाब से हमारे देश में जो इलेक्शन यानी चुनाव होना शुरू हुए हैं, राजा यानी कि रूलर को जो है वो चुनने की जो एक प्रक्रिया होती है वो अब से जो है वो करीब 70 साल पहले हमारी स्टार्ट हुई थी। तो ये सवाल आज के कंसेप्ट में है, लेकिन अगर हम इसको और पीछे लेके चले जाएं, थोड़ी सी इस सवाल को हम पीछे की तरफ सोचने की कोशिश करें कि 3000 साल पहले कैसे राजा बनने लगे थे, क्योंकि हमने सुना है ना हमारे राजा ये थे कैसे, ये सारे मुगल एम्परर थे हमारे इससे पहले के, और जो थी अशोका नाम के थे, और इसके अलावा और भी बहुत से जो रूलर्स निकले हैं उनको कैसे राजा बनाया गया या कैसे वो राजा बने, ये एक सवाल निकल कर आता है। तो इस बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो इंसान जो है, इनकी मैन जो है वो रूलर बने। तो ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर कि कह रहे हैं कि लीडर को चूज़ करना या रूलर को चूज़ करना वोटिंग करके, वो कुछ ऐसा ही है जैसा कि कुछ अभी पिछले के 50 सालों में होता हुआ हमें दिख रहा है। नहीं कि हम रैंडमली 50 साल मान के चल रहे हैं कि 50 साल, ये उससे थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएंगे तब हमें जो है वो ये वोटिंग का सिस्टम हमें प्रोसेस देखने को नज़र आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से रूलर बने थे आदमी करीब 3000 साल पहले, कुछ लोगों ने जो था वो अपने आप को राजा रिकग्नाइज कर लिया था बिग सेक्रीफाइसेस करके। उन्होंने बड़े बड़े कुछ सेक्रीफाइसेस किए थे। बेसिकली सेक्रीफाइसेस को यहाँ बलि कहा जा रहा है, लेकिन अलग प्रोसेस भी थे कुछ इसमें। हम उन सब को मिला के जो है पूरा एक बिग सेक्रीफाइसेस का नाम दे दिया गया है। तो बिग सेक्रीफाइसेस में एक नाम निकल कर आता है अश्वमेधा या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस। ये एक रिचुअल था जिसके तहत जो थे वो राजा बनाए जाते थे या राजा बना करते थे लोग।
अब क्या था ये अश्वमेधा या हॉर्स सेक्रीफाइस? वो ये था कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था, फ्रीली वेंडर करता था, वो घूमता था और उसकी निगरानी करने के लिए राजा के कुछ खास आदमी होते थे जो उसकी निगरानी करते थे कि कहीं घोड़ा चोर ना जाए या कहीं घोड़ा लावारिस समझ के उसको कहीं मार दिया ना जाए या उस पर कोई हमला ना हो जाए। तो इस तरह के खतरे से बचने के लिए राजा अपने कुछ आदमियों को उसकी निगरानी के लिए छोड़ देता था। अगर राजा टहलते टहलते यानी घूमते घामते जो है वो दूसरे राजा के किंगडम में एंटर कर जाता है और वहाँ पे उसे रोक दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस राजा ने वो उस घोड़े को रोका है उस राजा की लड़ाई होगी किससे? उस पहले वाले राजा से जहाँ से जिस राजा का घोड़ा ये आया है, और जीतने के बाद साम्राज्य उसके अंडर में हो जाएगा। लेकिन अगर वो उसे अलाउ कर देते हैं, पास कर देते हैं, अगर उसको पास कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जिस राजा ने सेक्रीफाइस परफॉर्म किया है उस राजा को वो पावरफुल कंसिडर कराया जाता है या स्ट्रॉन्गर कंसिडर कराया जाता है और एक तरीके से सरेंडर कर दिया जाता है उस दूसरे पर्सन के द्वारा जिसने घोड़ा पास कर दिया, जिसने घोड़े को जो है वो वापस लौटा दिया एक तरीके से। ठीक है, यानी कि पहले कहने का मतलब है कि अगर आप घोड़ा जानबूझ के रोक देते हो तो इसका मतलब ये है कि युद्ध के जरिए से आपको जो है यानी कॉम्बैट करनी पड़ेगी, बैटल करना पड़ेगा, वॉर होगी, तब जाके फैसला होगा कि राजा कौन बनेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप घोड़े को पास कर देते हो, उसको वहीं से वापस लौटा देते हो एक तरह से, तो एक तरीके से वो उसकी डिफीट कंसिडर करी जाएगी, यानी वो सरेंडर कर देगा। तो उस केस में लड़ाई नहीं होगी, युद्ध नहीं होगा। ठीक है, वो उसके अंडर में रूल करेगा, एक तरह से ये हो गई। अब ये राजाओं को इन्वाइटेड करा जाता था सेक्रीफाइसेस में जो परफॉर्म कराए जाते थे, विच वॉज परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेंड प्रीस्ट हु वर रिवार्डेड विद गिफ्ट। जिनको गिफ्ट से रिवॉर्ड करा जाता था वो कुछ जो है वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म कर रहे थे, उसमें राजाओं को जो है वो इन्वाइट करा जाता था। राजा जिसने ऑर्गेनाइज करा था सेक्रीफाइस उसको पावरफुल कंसिडर करा जाता था एंड उनके द्वारा ऑल दोज The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gift for him। और जो भी वहाँ पर आया करते थे उस सेक्रीफाइस में जिनको इनवाइट करा जाता था वो जो थे वो उस राजा के लिए गिफ्ट लेकर आया करते थे। वो तो एक तरीके की प्रथा था, मुबारकबाद देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना कि भाई आप राजा बन गए हैं, आप आपके अंडर में काम करेंगे। तो ये सब बातें वो एक नॉर्मल जो तरीका होता है गिफ्ट देने का किसी भी अच्छे अवसर पर। उसके बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा जो था वो एक सेंट्रल फिगर हुआ करता था इस रिचुअल में। जाहिर सी बात है जो सेक्रीफाइस करेगा, जो राजा बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसका सेंट्रल फिगर होगा। उसको एक स्पेशल सीट दी जाती थी, एक सिंहासन और एक टाइगर की स्किन भी उसको दी जाया करती थी। उसका जो चैरिएटर हुआ करता था यानी सारथी तरीके से कहेंगे, जो रथ चलाता है, वो जो था वो उसका कंपेनियन था उसकी बैटल फील्ड में और विटनेस था, एक तरीके से गवाह था उसके हर एक एक्शन को लेके, चाहे वो एक्सप्लॉइट्स करता हो किसी को या चैंटेड करता हो, उसकी सारी ग्लोरी की कहानियों को जो है वो बताया करता था, जो भी वो करा करता था। यानी राजा का खास आदमी हुआ करता था उसका रथ चलाने वाला नहीं, चैरिएटर। उसके रिलेटिव खास तौर पे उसकी बीवी और जो लड़का, इनको जो था वो परफॉर्म करने होते थे वेरियस माइनर रिचुअल्स, छोटी छोटी जो एक तरीके की प्रथाएं होंगी वो परफॉर्म करने के लिए वाइफ और बेटा हुआ करते थे। जो दूसरे राजा हुआ करते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर्स थे, यानी एक तरीके के प्रशंसक थे, वो आके देखा करते थे। हु हैड टू सिट, जिनको आके बैठना था, देखना होता था परफॉर्मेंस के, सेक्रीफाइसेस के जो भी परफॉर्मेंस होती हैं, जिस तरीके से जो भी परफॉर्मेंस होती होगी उसको आके जो है वो देखते हैं, विजिट करते हैं, एंजॉय करते होंगे राजा वाले जो जिन्होंने सरेंडर कर लिया था, या दूसरे जो भी आस पड़ोस के जो भी राजा रहे होंगे वो सब आते थे। प्रीस्ट जो थे वो रिचुअल्स को परफॉर्म करा करते थे। किस तरह से? सेक्रेड वाटर, यानी कि कोई पवित्र जल से जो है वो छिड़क कर राजा के ऊपर जो थे कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करा जाता था। ऑर्डिनरी पीपल जो आम इंसान हुआ करते थे, विश वगैरह, यानी विश मतलब वैश्यास, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था, वैश्यास यानी कि जो ट्रेडर हुआ करते थे, वो जो थे वो इनके लिए गिफ्ट लेकर आया करते थे। हालांकि कुछ पीपल जो थे उन लोगों को शूद्र कंसिडर करा जाता था प्रीस्ट के द्वारा, उन लोगों को जो था वो इनविटेशन नहीं था, वो लोग सेक्रीफाइसेस नहीं देख सकते थे, उनको कई रिचुअल से जो था वो बाहर रखा जाता था, यानी उनकी कोई भी इसमें एंट्री नहीं थी इन रिचुअल्स में, उनको शूद्र कंसिडर करा जाता था। अब यहाँ पे एक सवाल निकल कर आता है कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि आप एक लिस्ट बनाइए, ऑल दोज हु कुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसेस में कौन कौन प्रेजेंट हुआ करते थे, इसकी एक लिस्ट बनाइए। एंड विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, कौन कौन सी कैटेगरीज थी जिसको डिस्क्राइब करा गया उनके ऑक्यूपेशन के टर्म में। तो कौन कौन सेक्रीफाइसेस पे आया करते थे? तो एक तो भैया राजा होता था, खास राजा जो जिसने सेक्रीफाइस परफॉर्म करा वो राजा। उसके अलावा बाकी दूसरे कुछ राजा थे वो आते थे। राजा के रिलेटिव हो गए, खास तौर पे जो बीवी और यानी कि उसका जो बेटा हुआ वो हो गए, प्रीस्ट्स हो गए, ये सब लोग जो थे वो सेक्रीफाइस में प्रेजेंट हुआ करते थे। व्हाट आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के टर्म्स में क्या कैटेगरीज हुआ करती थी, इस चीज़ को लेके इसमें विश था जो कि यानी कि ट्रेडर्स हुए, और बाकी जो प्रीस्ट हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या था, वो एक तरीके से रिचुअल्स को परफॉर्म कराना, इस तरीके से उनका ये ऑक्यूपेशन था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दो शब्द निकल कर आए हैं, एक शब्द निकल कर आया है विश
और दूसरा निकल कर आया शूद्रास। इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो उनको समझने के लिए, क्योंकि ये चीज़ विश और शूद्रास ये एक वर्ण में आते हैं। वर्ण मतलब कैटेगरी में। हिंदुइज्म में जो है वो कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं जिनको वर्ण कहा जाता है। और ये 4 सोशल कैटेगरीज होती हैं जिनका नाम होता है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास। अब ये क्या होते हैं, कौन होते हैं ये कैटेगरी, इनको थोड़ा समझ लेते हैं। कि ब्राह्मण्स जो थे इनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये स्टडी करेंगे, यानी कि ये पढ़ेंगे मतलब तरीके से जो है वो ज्ञान देंगे, टीच करेंगे वेदास को, और कुछ परफॉर्म करेंगे सेक्रीफाइसेस, और उनको गिफ्ट भी रिसीव हुआ करेंगे। यानी कि एक तरीके से इनका लग रहा है स्टेटस को देख के कि ये टॉप क्लास के हैं। ब्राह्मण्स टॉप क्लास के, यानी इनके पास एक तरीके से पढ़ने की एक इनको पढ़ाना, इनसे पढ़ना या इनका पढ़ना, यानी बाकी वेदों को पढ़ना और पढ़ाने का काम इनका था। रिचुअल्स को परफॉर्म करना, सेक्रीफाइसेस जो हैं उनको परफॉर्म करना, और इसके एवज में इनको क्या मिलता था, इनको गिफ्ट रिसीव हुआ करते थे। उसके बाद बात आती है क्षत्रियास की। क्षत्रियास क्या थे, क्षत्रियास से एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये बैटल्स में यानी युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे, यानी एक तरीके से ये सैनिक हैं, यानी कि एक सोल्जर हैं ये। उसके बाद वैश्यास यानी कि वेश्य जिसे कहा जाता है, और वैश्या इनसे एक्सपेक्ट करा जाता था कि ये टू बी फार्मर होंगे, हर्डर्स होंगे और ट्रेडर्स होंगे। बेसिकली ट्रेडर्स ही कहेंगे, क्योंकि फार्मर है, उसने अपनी खेती बाड़ी करी, फसल को अपना बेचा, तो यानी एक तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग हुई। हर्डर्स यानी कि जो जानवर पालते हैं, उन्होंने जानवरों को पाला और उसके बाद फिर उन्होंने उसको बेच दिया। और जो ट्रेडर्स हैं, जो कमोडिटी यानी जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, वो जो हैं वो सेल करते हैं, तो वो ट्रेडर्स इंक्लूड हो गए। उसके बाद शूद्रास जिनको सब रिचुअल से, सेक्रीफाइसेस से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, उनका काम ये था कि जो ऊपर के जो ये वर्ण हैं, यानी कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और जो वैश्यास हैं, ये इनके लिए काम करेंगे। यानी कि जैसा ये ऑर्डर देंगे ब्राह्मण्स कि हमारे लिए पानी लेके आओ, तो वो पानी लेकर आएंगे, यहाँ पे झाड़ू लगाओ, वो झाड़ू लगाएंगे, या जो भी उनसे काम करने के लिए कहा जाएगा शूद्रास वो काम करेंगे। तो ये वर्ण की 4 कैटेगरीज यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो डिवाइड करती हैं लोगों को उनके काम के हिसाब से कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनपद के बारे में। बेसिकली हम अब भी सुनते हैं वर्ड कि भाई जनपद, आप किस जनपद में रहते हो, तो जनपद एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स। बेसिकली जनपद को यहाँ पर डिफाइन कराया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। राजा जो परफॉर्म करते थे बिग सेक्रीफाइसेस को, अब उनको रिकॉग्नाइज करा जाने लगा एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदाज रादर देन जनाज। यानी हमने एक शब्द पढ़ा था ना पीछे, जनाज का मतलब होता है पीपल, यानी कि जन। हमने कई सारे टर्म सुनेंगे। जनगणना का मतलब होता है लोगों की गणना करना, जन मतलब पब्लिक। डेमोक्रेसी अगर हम कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब होता है लोक मतलब लोगों से बना हुआ जो भी होता है, तो वो डेमोक्रेसी में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही जनपदास बन जाता है जन से, यानी लोगों से। यानी जनपदा का मतलब यानी लिटरली जो मीनिंग होता है वो ये होता है, मीन्स लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट। जन का मतलब होता है लोग। जनपदा को जो है वो हम जन प्लस पद से जोड़ सकते हैं, जन प्लस पद, यानी जन का मतलब यहाँ पर हो गया लोग, यानी कि पीपल, और पद का मतलब हो गया फुट, यानी कि जहाँ पर लोगों ने अपने फुट रख दिए वो हो गई जनपद। तो अब राजा जो था वो इन जनाज का नहीं है, वो जनपद का अब राजा कंसिडर करा जाता था, जनपद का। अब जनाज में क्या फ़र्क है और जनपद में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जनाज जो होते हैं, जन का मतलब हो गया लोग, सिर्फ लोगों पर कंट्रोल रहेगा राजा का, ठीक है। अब अगर हम जनपद की बात कर रहे हैं तो जनपद में एक तो नहीं रहता। जनपद में आप बेसिकली सबको इंक्लूड करोगे, जनपद में जो भी रह रहा है, इंसान है, जानवर है, या किसी भी तरह की दुकानें वगाने, वो सब उस पर कंट्रोल एक तरीके से रहेगा। अब वो पूरा उसके अंडर में रहेगा, पूरा जनपद, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके अंडर में रहेगा, तो वो हो जाएंगे जनपद। कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हम अभी आगे देखेंगे, मैप नंबर 4 पर, पेज नंबर 45 पर, इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे उसको। हम आगे पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दीज जनपद। अब ये जनपद हैं, इन जनपद में आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है, अभी हम मैप में जो देखेंगे ना, जो जनपद देखेंगे खास जनपद, उन्हीं जनपदों में जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है वो एक्सकवेशन किया है, यानी कि खुदाई करी है, और वहाँ से उन्हें बहुत सी चीज़ें मिली होंगी। अब कौन कौन सी जगहें हैं उनके नाम दिए हैं कि सच एज पुराना किला जो कि दिल्ली में है, आपने ज़रूर सुना होगा। हस्तिनापुर जो कि नियर मेरठ के आसपास आता है। अतरंजी खेड़ा जो कि नियर ईटा के आसपास आता है। और हस्तिनापुर मेरठ का, अतरंजी खेड़ा ईटा का, ये दोनों ही शहर जो है वो उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हट्स। इन्होंने यहाँ पे पाया कि लोग जो हैं वो झोपड़ी में रहा करते थे। इनके पास कैटल्स हुआ करते थे और दूसरे जानवर हुआ करते थे। इन्होंने वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करा था, ये हमने पीछे देखा था कौन कौन से एग्रीकल्चर हुए थे, कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी गई थी। राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आता है एक चैप्टर 3 से रिलेटेड। अब आप पीछे जाइएगा, चैप्टर 3 में देखिएगा और इस चैप्टर 5 के साथ उसको कंपैरिजन करने की कोशिश करिएगा कि उसमें ये कह रहे हैं कि कौन सी क्रॉप जो है वो मेंशन नहीं करी गई है।
कोई ऐसी क्रॉप है, इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में कोई ऐसी क्रॉप है जो मेंशन नहीं करी गई है चैप्टर 3 में। यानी कि चैप्टर 3 में जब कल्टीवेशन हो रही थी तो उसमें एक क्रॉप जो होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, जो बाद में जिसको ग्रो करा जाने लगा, उसके बारे में आप चैप्टर 3 से रेफर लेके आप उसको देखिएगा। अब यहाँ पर हम एक इमेज देख लेते हैं, लेकिन इमेज ये हम आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये आगे से मिलेगी। दे मेड अर्थन पॉट्स। अब यहाँ पर अर्थन पॉट्स मिलते हैं, यानी कि मिट्टी के मटके यहाँ पे देखने को मिले। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, कुछ जो थे वो ग्रे कलर के थे, कुछ लाल रंग के थे। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी फाउंड आउट होती है इस साइड पर, जिसे कहा गया है पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। अब इसकी आप इमेज देख लीजिए जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस करना था। ये है पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि ये पेंटेड मतलब पुता हुआ, ग्रे मतलब रंग होता है और वेयर का मतलब बर्तन होता है, यानी कि ये ग्रे कलर का एक बर्तन है जो कि पेंट करा हुआ है, जिसमें डिजाइनिंग करी गई है। प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स, प्लेट्स और कटोरियाँ जो थी वो मोस्ट कॉमन वेसल्स थी, मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर से ये बनाई जाती थी। ये एक्सट्रीमली फाइन टू टच, बहुत ही फाइन होती थी, विद अ नाइस एंड स्मूथ सरफेस के साथ, बहुत ही बड़ी ही मतलब स्मूथली इनको जो है वो बनाया जाता था, बहुत ही बारीकी से इनको बनाया जाता था और इनको किसी स्पेशल ओकेजन्स पर यूज़ करा जाता था कुछ ख़ास लोगों के द्वारा, कि उनको खाना परोसना है, उन ख़ास लोगों को खाना खिलाना है, तो उनको इन्हीं बर्तनों में जो है वो खाना परोसा जाता था। अब हम थोड़ा सा, अभी हमने पीछे शहरों के बारे में देखा था, तो शहरों के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। इस मैप 4 में जो डिस्कस करने की बात करी गई है, हमने पढ़ा था कि ये हस्तिनापुर मेरठ के आसपास हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये नाम यहाँ पे हमें दिख रहा है। दिल्ली यहाँ पर कहीं है, दिल्ली यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें पुराना किला मिलेगा, वो हमने अभी इसमें देखा। इसके बाद हमने एक अतरंजी खेड़ा देखा था ईंटा में। ईंटा बेसिकली जो है वो इस जगह पर है, यहाँ पे कहीं है, ये पंचाला के इस तरफ कहीं है एरिया, और यहीं पर हमें आज जो है मिलेगा, क्या मिलेगा, अतरंजी खेड़ा। तो ये कुछ खास जगहें जो उनमें बताई गई हैं उसको हमने इस मैप में देख लिया। आप इसको जो है वो खुद गूगल करके देखिएगा इन लोकेशंस को, तो आपको और बेटर आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पर ये लोकेशन एग्जिस्ट करती हैं। अब हम पढ़ लेते हैं महाजनपदास। पीछे हमने जनपदा पढ़ा था, जनपदा का मतलब हो गया जहाँ पर लोगों के फुटप्रिंट मिल गए, वो जनपदा हो गया, जहाँ पर लोगों ने अपने कदम रख दिए वो हो गया वो हो गया जनपदा। अब हम महाजनपदा देख लेते हैं भैया, महाजनपदा क्या थे। जनपद हमें कब मिलते हैं देखने को, जनपद हमें करीब मिले थे यहाँ पर 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं ये। अब हम 2500 साल पहले की बात कर लेते हैं। 2500 साल पहले जो थे वो कुछ जनपदा बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, जो कुछ जनपदा थे, जैसे कि जो पीछे जनपदा हमने अभी 3 नाम देखे जनपदों में, उनमें के कुछ और भी होंगे जो कुछ खास बन गए थे, कुछ खास बन गए थे, यानी कि उनमें कुछ और विकास हो गया और डेवलपमेंट हो गया होगा, तो वो एक बड़े शहर बन गए थे, बड़े शहर बन गए थे। तो कुछ जनपद जो कुछ इंपॉर्टेंट बन गए थे बाकी दूसरों से, उनको महाजनपदा कह दिया, उनको कह दिया महाजनपदा। जैसे अब हम ये कहें कि महाजनपदों को आप यूँ समझ लो मेट्रो सिटीज़। भाई जनपद तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, कुछ खास जनपद हो गए, मेट्रो सिटीज़ को आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। दिल्ली, आपका दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ये आपके मेट्रो सिटीज़ होंगे, तो इनको आप महाजनपद की तरह से कंसिडर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, शहरों में जो खास शहर हो गए वो जनपद हो गए, और जो शहर हैं वो जनपद हैं, यानी कि उन खास शहरों में जो शहर बड़े और शहर बन गए वो महाजनपद हो गए, ठीक है। तो वर नोन एज महाजनपद। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन अ मैप 4। मैप 4 में कुछ खास आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन, महाजनपद मिल जाएंगे। महाजनपद में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो ये कैपिटल लेटर्स में जो नाम लिखे गए ये महाजनपद के होंगे, जैसे कि ये गंधारा, जैसे ये कुरु, जैसे ये पंचाला, ये कौसाला, ये मगधा एम्पायर। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक अंगा भी दे रखा है, यहाँ पर एक वज्जी भी दे रखा है। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ, थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा ये। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वज्जी है, यहाँ पर ये वज्जी आपको देखने को मिलेगा, ये वज्जी है, ये वज्जी है, ये अंगा आपको देखने को मिलेगा, ये मगधा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अवंती भी यहाँ मिलेगा, उज्जैन में आपका, ये मध्य प्रदेश के पास में। तो ये जो थे वो महाजनपदा थे, ये सारे के सारे जो थे वो महाजनपदा में इंक्लूड करे गए। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि मोस्ट महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी। अब महाजनपदा जो है वो कैपिटल सिटी, जिनके पास ही राजधानी शहर बना लिए थे, वो महाजनपदा थे। नहीं, महाजनपदा वो थे जिनकी कैपिटल सिटी थी अपनी खुद की। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा देखने को, फोर्टिफाइड मिलेगा। फोर्टिफाइड का मतलब यहाँ पे किलाबंदी, यहाँ पर आपको जो है इसका मतलब ये कि ऊंची ऊंची दीवारें ईंटों की बनी हुई और लकड़ियों की बनी हुई, ईंटों की बनी हुई, पत्थर थे, भारी भारी पत्थरों का इस्तेमाल करा गया था दीवारों को बनाने के लिए। किलों को जो बनाया गया था प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। जाहिर सी बात है भाई, पुराने टाइम पे
वॉर वगैरह तो अक्सर हो जाती हैं, छिड़ जाती हैं, तो उस अटैक से बचने के लिए जो है वो इन ऊँची ऊँची दीवारों का कंस्ट्रक्शन कराया गया था। अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोडक्शन, दूसरे राजाओं मतलब राजाओं को और जो दूसरे लोग थे वो भाई अपने आप को सिक्योर तो करना चाहते थे, उनको तो ज़रूरत थी प्रोटेक्शन की, तो उन्होंने दीवारें खड़ी कर ली। इट ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल अराउंड द सिटीज़। अब हमने जो था हम आगे पढ़ेंगे कि चीज़ों का जो कंस्ट्रक्शन होता था ना वो पावर को भी सिम्बलाइज करता था, पावर को भी दिखाता था। यानी आप जितनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाओगे आपको उतना ही उसकी पावर का अंदाज़ा होगा। ये आज हम भी कहते हैं, आप जो भी अगर लोकेलिटी में अगर आप देखो लोगे कहीं पर भी कि कहीं भी आपको कोई बड़ा घर दिख जाता है ना, तो आप अक्सर ये कहते होगे कि यार ये तो बहुत बड़ा घर है, लगता है बड़ा पैसे वाला आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी होगा। हमारे दिमाग में लॉजिक आता है, मैंने अक्सर सुना है ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े घर देख लेते हैं ना लोगों के दूसरों के, तो वो ये कहते हैं यार बड़ा पैसे वाला आदमी है। अब भाई जिसके पास पैसा है उसकी तो पावर होगी होगी, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हमारा सोसाइटी में चल रहा है। तो वैसा ही है कि जो ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर ली थी, बहुत ही बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, तो उसका फोर्टिफिकेशन करके लोग ये समझते हैं कि बहुत ही ताकतवर आदमी, बड़ी बहुत भारी, इसके पास भैया पैसा आया और ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली राजा रहा होगा। ठीक है, तो वो पावर को भी एक तरीके से दिखाता था। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपनी चीज़ को सिक्योर कर लोगे तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उनको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो भाई। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अब एक एरिया को भी जो है वो डिफाइन कर लिया था, अगर भाई चारों तरफ किलाबंदी कर ली तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी टेरिटरी जो है वो मेरे अंडर में आती है, और इस टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ें खेती बाड़ी लोग वगैरह जो भी हैं वो सब मेरे कंट्रोल में आएंगे, तो मुझे आसानी होगी उसको कंट्रोल करने में। ठीक है, उनके साथ डील करने में मेरे को आसानी होगी। तो ये भी था। बिल्डिंग ह्यूज वॉल को बनाने का रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, थाउजेंड और इफ़ नॉट लैक ऑफ ब्रिक्स और स्टोन हैड टू बी प्रिपेयर्ड। यानी कि इस ऊंची ऊंची दीवारों को बनाना भी जो था वो अपने आप में भी एक बहुत ही बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, बहुत बड़े तरीके से प्लानिंग होती थी दीवारों को। मजाक तो है नहीं भैया इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा करना। आप बखूबी देखोगे जो मॉन्यूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं अपने हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के, आज के टाइम पीरियड के भी अगर हम देखें तो रेड फोर्ट देखेंगे, अगर हम तो ताजमहल देखेंगे, तो उनका एक कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो थोड़ा सा टिपिकल है। उनमें जो आर्किटेक्चरल किस तरीके का इस्तेमाल करा गया है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और उस टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आज टेक्नोलॉजी है। तो पुराने टाइम में जो टेक्नोलॉजी उसमें बहुत प्लानिंग और बहुत बारीकी से काम करा जाता था। हम आने वाली क्लासेस में जो है ना जब कोई कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तब हमें उसमें मिलेगा उसमें हमें पता चलेगा कि भाई किस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन करा गया था दीवारों का, और जो बड़े बड़े ये बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं उनमें जो एंट्री पॉइंट हुआ करते थे, उनमें जो कलाकारी और जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिए गए हैं वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड थी। तो जाहिर सी बात है प्लानिंग तो सब करते हैं। आप कोई अपना नॉर्मल घर बनाते हो तो आप उसका भी बाकायदा एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनवाते हो, तो प्लानिंग करते हो आप बकायदा कि यहाँ पर ये चीज़ होगी, यहाँ पर ये चीज़ होगा, इस जगह पर जो है वो हमारा रेलिंग आएगी और सीढ़ियाँ यहाँ से बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग होती है। अब इन प्लानिंग के लिए बेसिकली क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट वगैरह का तो कोई इस्तेमाल था नहीं, तो थाउजेंड नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की संख्याओं में जो है वो ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल होता था इन दीवार को चुनने के लिए, बनाने के लिए। दिस इन टर्न मेंट एनॉर्मस लेबर, और जाहिर सी बात है इसमें ह्यूज लेबर की जरूरत पड़ेगी, हज़ारों आदमियों की संख्या चाहिए होगी इस दीवारों को खड़ा करने के लिए, और उन हज़ारों की तादाद में आदमी भी होंगे, औरतें भी होंगी और बच्चे भी होंगे। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस, और इसके लिए आपको रिसोर्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि भैया हमें कहाँ से मिलेगा इतना सारा आइटम। हमें दीवारों के लिए मिट्टी बनानी ईंटें बनेंगी मिट्टी से, तो मिट्टी कहाँ से हम खोद के लाएंगे, फिर उनको कैसे पकाया जाएगा, ईंटों को कैसे बनाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हमें इसके लिए रिसोर्सेज भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं ये कितनी दीवार खड़ी हुई है, ये आप देख रहे हैं जिसपे ये आदमी खड़ा हुआ दीवार दिख रही है, ये फोर्टिफिकेशन वॉल है जो कि आपको कौशाम्बी में देखने को मिलेगी। ये पिक्चर जो है वो बची हुई है दीवार की। अब जो दीवार का आप तो खैर जो है जो दीवार 2500 साल पहले ही बनी हुई होगी उसका कुछ अवशेष आपको देखने को मिलेंगे, जो कुछ दीवारें बच गई हैं इतना टाइम पुराने के होने के बाद भी। फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद के आसपास, आप इलाहाबाद शहर जो है यानी जो कि आपकी प्रयागराज हो गया है उत्तर प्रदेश के, वहाँ के कौशाम्बी के आसपास आपको ये दीवार मिलेगी ऊंची, जो कि बची हुई अभी अवशेष है बेसिकली कहा जाए तो। अपार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ड 2500 साल पहले ही आपको ये दीवार देखने को मिलेगी। दीवार 2500 साल पुरानी दीवार है ये जो आपको मिलेगी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ये, और उसके बाद फिर इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे, और टैक्सेस को हम और आगे का चैप्टर है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज, अब यहाँ पे जो था वो राजा ने जो था वो आर्मी को मेंटेन करना शुरू कर दिया, यानी कि एक फिक्स्ड आर्मी रखने लगे कि हमारी आर्मी में जो है वो 3000 सैनिक होंगे और इतने घुड़सवार होंगे या इतने जो भी आर्मी में रख सकते हैं वो उन्होंने मेंटेन करना शुरू कर दिए। सोल्जर्स को जो है वो रेगुलर सैलरीज मिलने लगी एंड मेंटेन्ड बाय किंग थ्रू आउट द ईयर, और वो सारा मेंटेनेंस जो था वो राजा सालाना अपने हिसाब से वो करा करते थे। कुछ पेमेंट जो होने लगी, सॉरी पंचायत नहीं, पेमेंट्स जो थी वो पंच मार्क्ड कॉइन के ज़रिए से होती थी, जिसको हम जो है वो चैप्टर
इलस्ट्रेशन नंबर पेज नंबर 75 में देखेंगे उसकी इमेज, यानी कि पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या होते हैं उसकी इमेज हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, और जिसके बारे में हमें आगे चैप्टर्स में चैप्टर 8 में कॉइन्स के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है, लिस्ट 2 वेज इन विच द राजाज ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में 3,500 साल पहले का ऋग्वेद लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से राजाओं को डिस्क्राइब करा गया था, और अब से 2,500 साल पहले जो हमें राजा मिले हैं उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है। इनके बारे में आपको दो बातें बतानी है। आप इसको कमेंट में बताइएगा या आप इसको अपने आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगले